गुड आफ्टरनून। जय हिंद, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सर वॉइस का इम्परेटिव वाला, हाँ बताऊंगा, उसको भी निपटाना ही है। देखो अभी, देखो मैंने आपको 60 to 70% आपको बनाना सिखा दिया है। अब 100% सारी चीजों पे काम होगा, क्योंकि अचानक से आपको 100% ले जाऊंगा ना, आपको मुश्किल लगेगा, छोड़ दोगे। रीजन ये है, आप क्या करते हो कि आप एक ही बार चाहते हो कि सारी चीजें कर ले, एक ही बार चाहते हो कि दिल्ली भी जीत लूं, हरियाणा भी जीत लूं और पाकिस्तान अफगानिस्तान सब जीत लूं ना। ऐसा नहीं होता है। रूल कहता है आराम आराम से चलते चले जाओ। चलिए, हाँ जी, वो थोड़ा सा चश्मा, रीजन क्या है कि सर में बड़ा दर्द हो रहा है कल से ही। कल आपने देखा होगा कि उतने ढंग से नहीं करा पाए, इसका रीजन यही था कि बहुत ज्यादा सर में तकलीफ था, बहुत दर्द था, हेडेक हो रहा था। चलिए, अब ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर ऐड कर ही दिया है। वही तो लड़का बोला, सीजीएल सीजीएल के लड़के परेशान हो गए हैं। लड़कों का कहना है कि बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, क्या क्या पढ़ूं, मर जाऊं क्या। कंप्यूटर तो बड़ा है लेकिन पासिंग है वो। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक वैसे भी आप एक ऐसे ऑफिसर बनने जा रहे हो कि आपको अगर कंप्यूटर के बारे में पता नहीं होगा तो ये उस पोस्ट की तौहीन है। चलिए, चलिए आगाज करता हूं। नरेशन को देखो। नरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, और देखना नरेशन का जो भूत है, जो डर है ना, उसका जो नरेशन का एक डर जो बना है, आज उसको निकाल के फेंक दूंगा। देखो कैसे। मैं बोला, पहले समझो नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। नरेशन का बेसिक मतलब क्या है। मैं अगर नरेशन को अगर लिखा तो नरेशन का मतलब क्या होता है, यहां से एक चीज समझो। नरेशन को दो भागों में बांट दिया गया। एक को पहले वो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, इसको ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारी चीजों को ध्यान से सुनना। आज मैंने बोला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा कहना यह है। एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। डायरेक्ट स्पीच जब करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब यह है कि जैसे, ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि कोई लड़का है, इसका नाम है रोहन, और एक और लड़का है, इसका नाम है मोहन। तीसरा एक और लड़का है। तीन ही प्रकार के पर्सन होंगे, पर्सन आते हैं इसमें। और तीसरे का नाम है विनोद। देख लो विनोद। अब सुनो, मैंने बोला रोहन है, मोहन है, विनोद है। यानी कहना यह है कि रोहन ने कोई बात मोहन से कहा, रोहन ने कोई बात मोहन से कहा, और मोहन से कहा कि यह बात किसी को कहना मत, यह बात किसी को बताना मत, या फिर बता देना। और मोहन उठा और विनोद को बता दिया। तो जब विनोद को जो बताया तो इसी को कहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कम्युनिकेशन, स्पीच इसे ही कहेंगे। ध्यान से सुनो, समझ में अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यानी रोहन ने कोई बात मोहन से कहा और मोहन ने वो बात किसी और से कह दिया, तो ये जो बात कहेगा, ये जिस तरीके से इसको बोला होगा, जैसे आप समझो कि रोहन ने मोहन से कहा,
पता है मैं ये करता हूं, मैं वो खाता हूं, मैं ये ऐसे ऐसे जाता हूं, वैसे जाता हूं। लेकिन जब मोहन विनोद से कहेगा तो उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव करेगा कि रोहन ये करता है, दो चार जोड़ देगा उसमें, जो थोड़ा बहुत और बढ़ा चढ़ा देगा। तो इसमें और इसमें अगर अंतर ना हो, अगर ये जो बात कहे उसी बात को ये उसी की भाषा में कह दे, जैसे बोला वैसे कह दे, उसे डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन उसकी बात को सुना और उसको डायरेक्ट ना कह के अपने दो चार चीजों को जोड़ के अपने तरीके से समझा देने को इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी सीधा सीधा कहना है कि इसे चुगली कहा जाता है। चुगली कैसे कहने का मतलब अब समझो। कहने का मतलब यह है कि रोहन ने कहा मोहन से, क्या कहा? रोहन ने कहा मोहन से कि मैं या फिर रोहन ने कहा कि मेरा नाम रोहन है। क्या कहा? कि रोहन ने कहा मोहन से, रोहन ने किससे कहा? मोहन से। रोहन ने कहा मोहन को कि मेरा नाम क्या है? रोहन है। अब क्या करे कि अब जाएगा मोहन किसके पास? विनोद के पास, और मोहन ने कह दिया विनोद से कि वह कह रहा था, यानी रोहन कह रहा था कि मेरा नाम रोहन है। अब विनोद को क्या लगेगा कि मेरा नाम कौन? मोहन का नाम। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। इसे ही कहते हैं कि ये क्या है? एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। यानी डायरेक्ट में कभी आप स्पीच नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट में आप बोल नहीं सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम प्रियांशु है। आप उठे, आप अपने किसी और दोस्त को क्या कह दिया जो आपको जानता ना हो, आपने उसे कह दिया कि सर कह रहे थे कि मेरा नाम प्रियांशु है। आपके दोस्त को क्या लगेगा कि आपका नाम प्रियांशु है। तो इसी में क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। यानी रोहन ने कहा मोहन से किसका नाम? कि मेरा नाम क्या है? रोहन है। मोहन उठा विनोद से कहा कि पता है विनोद, जानता है विनोद, मेरा नाम, यानी वह कह रहा था, कौन कह रहा था? वह कह रहा था कि मेरा नाम रोहन है। तो क्या लगेगा विनोद को कि मेरा नाम रोहन है, यानी मेरा नाम, यानी मोहन का नाम क्या है? रोहन है। तो हो गई गलती, ये हो गई। मॉडल्स कराऊंगा, शांति व्यवस्था बनाए रखो, सारी चीजें करवाऊंगा। आप ही के डिमांड पर लेके आया हूं नरेशन, क्योंकि नरेशन से 20 क्वेश्चन आते हैं स्टेनोग्राफर में। अब एक बात बताओ, रोहन ने कोई बात कहा मोहन से और मोहन ने उस बात को चुगली कर दिया, कान भर दिया। तो अगर उसी की कही गई बात को कह के इसके सामने प्रस्तुत करे तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अब क्या कहे? सेम चीज है कि मेरा नाम रोहन है। अब क्या करे कि रोहन ने कहा मोहन से ये बात कौन कहा है? रोहन ने मोहन से कहा है। अब मोहन जाए विनोद के पास और क्या कहा मोहन ने? पता है विनोद, वह कह रहा था कि उसका नाम रोहन है। उसका नाम क्या है? रोहन है। यानी यहां पर कहने का मतलब था कि रोहन ने मोहन से कहा मेरा नाम रोहन है। अब मोहन उठा विनोद से कहा क्या कि वह कह रहा था कि मेरा नाम रोहन है। इसमें दिक्कत हो गया, समझने में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मोहन ने कुछ इस प्रकार से बात कहा, मोहन ने क्या कहा कि पता है विनोद, वह कह रहा था कि उसका नाम क्या है? रोहन है। अब दिक्कत नहीं होगा। यानी अब क्या है कि उसने कोई बात कही और उसकी कही गई बात को डायरेक्ट ना कह के उसको अपने तरीके से कुछ जोड़ जाड़ के प्रस्तुत करने वाली चीजों को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब समझो, अब डायरेक्ट से कहां बनाना है? इनडायरेक्ट में। ये बस मैं ये जो चीजें हैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले ये समझो कि इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। आप हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हो, वह कह रहा था कि मेरा नाम ये है। अब सामने वाले को क्या लगेगा कि मेरा नाम है। लेकिन आप ऐसे अगर कह के, मैं अगर ऐसे ना कह के मैं बोलूं कि वह कह रहा था कि उसका नाम ये है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब समझो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यानी आपका कोई स्ट्रक्चर किसका है? डायरेक्ट का, और इसको किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट को किसमें बनाना है? इनडायरेक्ट में।
किसमें बनाएंगे? इनडायरेक्ट में। अब बताओ डायरेक्ट को चेंज किसमें करेंगे? इनडायरेक्ट में। अब सीधा कहना यह है कि डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो तरीका क्या होगा? अब इसके लिए क्या काम करेगा? रूल्स। क्या काम करेंगे इसके लिए? रूल्स काम करेंगे। और इन जितने भी इस तरीके में जितना भी आपको रूल्स मैं बताऊंगा, जितना भी आपको मैं इसके रूल्स बताऊंगा, वो पूरा का पूरा रूल सिमट जाएगा सीपीओ में। सीपीओ, सीपीओ का मतलब है ये है कंजंक्शन। दूसरा क्या है? ये है पर्सन। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो इसके लिए रूल्स जो काम करेगा, वो चेंज करने के लिए जो रूल काम करेगा वो काम करेगा सीपीओ, यानी चेंज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का चेंज, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का चेंज, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट या चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। इसको ऑब्जेक्ट ना लिख के इसको अदर वर्ड लिख दो। कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, अदर वर्ड, चेंज ऑफ अदर वर्ड। अब ध्यान दो, ध्यान दो। देखो जितने बच्चे हैं, एक बात मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा होगा क्लास को अभी बंद कर दूंगा। एक बात याद रखना, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे इरेलीवेंट कमेंट आ रहे हैं, मैं इसीलिए इस बैच को फ्री नहीं कर रहा था। अभी क्लास चल रहा है, इतना बढ़िया क्लास चलाने पर फोकस ना करके सर कल वाला पीडीएफ दीजिए, सर इसका बैच कब आएगा, ये कब होगा, सर वो कब होगा, ये कब होगा, सर इसमें पैसेज कराइए। आज करा रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कल कमेंट आ रहा था, कल करा रहा था इडियम्स फ्रेजेस, तो बोल रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराइए। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा रहा हूं तो पैसेज कराने को बोल रहे हो। तुम्हारे लक्षण है कभी अधिकारी बनने के, कभी तुम्हारे लक्षण है कोई चपरासी बनने के लक्षण नहीं है तुम्हारे। मैंने एक शब्द बोल दिया कि कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो नहीं छोड़ूंगा। आपके कमेंट आ रहे सर ये कराइए, सर वो कराइए, सर ऐसे कराइए, वैसे कराइए। आपके जो कमेंट होते हैं ना, उसी के हिसाब से चीजें यहां चलती हैं। चलो अब देखो, मैंने कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने का तरीका, कंजंक्शन का चेंज। ध्यान देना, दो चीज करा रहा हूं। जब भी आप देखोगे तो एक को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, कॉमा लगाओ, इनवर्टेड। देखो कॉमा को उल्टा कर दोगे ना तो किसी चीज को उल्टा करने को इनवर्ट कहते हैं। क्या होता है? इनवर्ट कहते हैं। यानी जैसे इन्वर्ट क्या करता है, डीसी वाले लाइन को एसी में इन्वर्टर क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है। तो इन्वर्ट का मतलब क्या हो गया? उल्टा। कॉमा की कॉमाज, तो दो हैं तो कॉमाज, डबल इन्वर्टेड कॉमाज, यानी आर भी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैंने लिख दिया यहां पर आर एस, फिर ऐसा किया। इसका मतलब क्या है कि पहले आरवी आएगा, आरएस आएगा। अब एक एक को समझाऊंगा ना, आरवी क्या है, आरएस क्या है, इन सबको बताऊंगा। ध्यान से सुन लो। पहले मैंने बोला आरवी का मतलब क्या है, तो यहां पर रिपोर्टेड वर्ब से है, यानी रिपोर्टेड वर्ब का मतलब है कि सिर्फ वर्ब तक रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद आरएस को लिख दिया, तो इसमें आएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया। ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर। इसे तुम कहना आरवी और इसे कहना तुम आरएस। जब तक नरेशन चलेगा दो चीजों पे चर्चा होगी, एक आरएस को, एक आरवी को और एक आरएस को। यानी उसने रिपोर्ट किया और उसकी स्पीच ये थी। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि वह कहता है, वह कहा, उसने ये बोला, तो ये क्या कहा? उसका वर्ब था बोला। अब बोला, किया, सुना, ये वर्ब तक ही सीमित है, तो इसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और पूरा का पूरा स्पीच देगा कि उसने कहा कि मैं 2 बजे से यहां तैयार होकर उससे मिलने जाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा, तो ये पूरा का पूरा स्पीच आ जाता है। तो रिपोर्टेड वर्ब का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब इसमें आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब क्या करना है
कि यहां ये इस स्ट्रक्चर को कहना डायरेक्ट स्पीच, ये क्या है, डायरेक्ट। अब इसको किस में चेंज करोगे, तो इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने का तरीका जो होगा उस तरीके को समझो, और इसी तरीके को मैंने लिखा था सीपीओ, सीपीओ, और सी स्टैंड फॉर क्या था, कंजंक्शन। पूरा का पूरा नरेशन आपका इसी में समाप्त हो जाएगा, आखिरी तक देखना, तूफान मचा दोगे नरेशन में। 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देते चले जाओगे। अब बताओ डायरेक्ट से चेंज किया किसमें, इनडायरेक्ट में। अब एक बात बताओ कि इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स काम करेंगे, और इसी रूल्स का नाम क्या होगा, सीपीओ रूल्स, यानी चेंज ऑफ कंजंक्शन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। अब एक बात बताओ, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज सीपीओ में सी, कंजंक्शन क्या होता है, और इसीलिए कंजंक्शन पहले पढ़ा चुका हूं, कंजंक्शन को बता चुका हूं। अब जब तक कंजंक्शन नहीं आएगा तब तक ये कैसे आ जाएगा, कैसे मान लो कि ये आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि चेंज ऑफ कंजंक्शन। एक बात बताओ कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना, जंक्ट करना, यानी ये एक चीज है और ये एक चीज है, दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये। तो इसको हटाएंगे और ये हटा देंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसी जोड़ने के लिए इसको हटाने के बाद जो कंजंक्शन लगाओगे उसी कंजंक्शन को समझना पड़ेगा। अब क्या है कि मैं आपके सामने अगर असर्टिव लिखूं, इंटेरोगेटिव लिखूं, अफर्मेटिव लिखूं, ऑप्टेटिव लिखूं, समझ में नहीं आएगा। ये जो बड़े बड़े टोन है, नहीं वर्ब खत्म नहीं हुआ है, मॉडल्स खत्म नहीं हुआ है, दोबारा कमेंट मत करना, डिलीट करवा दूंगा। सारे एक ही कमेंट का आ रहा है तुम लोग का कि वर्ब खत्म हो गया क्या, वर्ब खत्म हो गया क्या, वर्ब तो समाप्ति कर दिया, मॉडल्स बचा है। अब देखो मैंने बोला कि अगर कंजंक्शन को लगा रहे हो तो कंजंक्शन में से कोई आएगा, और याद रखना कि मैं आपको असर्टिव, अफर्मेटिव ये सारी चीजें बताऊंगा टेंस को पढ़ाते समय। अभी ये समझना कि आपको ये तो समझ में आता है कि एक क्या होता है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से इंटेरोगेटिव होते हैं, तो एक होता है क्या, तो एक होता है WH यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई के साथ, और एक हो गया एक्सिलरी वर्ब के साथ। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट हो गया। मैंने बोला डू यू वांट टू गो, तो डू क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव है, तो WH इंटेरोगेटिव, एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव। क्लियर है। इनको छोड़ के इंटेरोगेटिव को भूल जाओ और याद रखना कि इसके साथ किसका इस्तेमाल करोगे, इसके साथ, इसके बिना बाकी के जो होंगे वो डैट का इस्तेमाल होगा, और इंटेरोगेटिव के साथ इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है, इफ या वेदर का, इफ का या वेदर का इस्तेमाल करोगे। इसको बाद में बताऊंगा, यानी इसको बाद में बताऊंगा, पहले के को समझ लो। मैंने क्या बोला कि आपको फोकस करना है डैट पर, अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो नॉर्मल कुछ भी हो डैट चाप दो, सबके साथ डैट लगा दो, और कमांड वमांड का भाव होगा तो टू का इस्तेमाल करेंगे। एक एक को बताऊंगा, यानी याद किस में रखना है, तो डैट में। अब एक बात बताओ, मेरा कहना इतना है कि अगर इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से अगर इसको हटा दूं, इस कंजंक्शन को हटा दूं, इस कंजंक्शन को लगाने के लिए इसको अगर हटा दूं, तो किसका इस्तेमाल करोगे, डैट का। इतना समझ में आ गया होगा। यानी सीधा कहना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी फुल स्टॉप, कॉमाज, अगर मैं इनको हटाता हूं तो इसके बीच में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, ज्यादातर डैट का। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो इफ का या वेदर का, या फिर अगर WH वाला होगा तो सेम WH आ जाएगा। व्हाट है तो व्हाट, वेन है तो वेन, वाई है तो वाई, डैट का इस्तेमाल किया जाएगा। कंजंक्शन समझ गए, कंजंक्शन समझ में आ गया। दूसरा मैंने सीपीओ में दूसरा क्या लिखा है, चेंज ऑफ पर्सन। क्या लिखा है, चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन का बदलाव। अब एक बात बताओ, जो लड़का नाउन में नहीं पढ़ा होगा कि पर्सन कितने प्रकार के हैं, आज वो मुंह उठा के आया उसको समझ में आएगा।
पर्सन मैंने बताया था कि दुनिया में 3 ही प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यही 3 पर्सन है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ कंजंक्शन तो समझ गए कि डैट का इस्तेमाल करा जाएगा, यानी डैट लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने बोला ही सेज, अब यहां पता चलेगा कि अगर इंटरोगेटिव है तो इफ आएगा, WH होगा तो सेम WH आएगा। अगर मैंने कहा कि नॉर्मल सा कि माई नेम इज दिस, तो अब क्या लगेगा? डैट। क्या लगेगा? डैट। क्लियर? यानी एक बना के दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेज। अब लिखा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब मैंने यही सिखाया आपको कि अगर इसका आप नरेशन बनाओगे दूसरे तरीके से, यानी दूसरे में चेंज करोगे, तो ही सेज का क्या लिखा? ही सेज। कोई तकलीफ नहीं। इस कॉमा को हटाना चाहता हूं, इसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इन सबको हटाना चाहता हूं, हटा दो। लेकिन कुछ तो दोगे, तो वही देंगे डैट। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं है, डैट लगेगा। क्लियर? अब क्या है कि ही इज, तो लिख दिया ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्या तकलीफ हुआ? बन गया नरेशन। ही सेज दैट, ये दैट क्या है? कंजंक्शन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। वह कहता है कि वह एक ईमानदार आदमी है। इतना तक आ गया। मेन इसमें प्रॉब्लम आती है पर्सन को लेके, और पर्सन को जोड़ना सिखाता हूं। आपने बचपन में पढ़ा होगा SON रूल। SON रूल बहुत आसान है। स्नेहा कहना सर इतना इजी, देखते जाओ। मैंने बोला है ना 4 से 5 सेकेंड में हर एक नरेशन को धज्जिया उड़ा दोगे उनका। 4 से 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने दूंगा, देख लेना। सर अब देखो ये अब इसे असर्टिव सेंटेंस में होता, ये सब मत ध्यान में रखो। अभी समझोगे असर्टिव, ऑप्टेटिव, ये सब दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। आराम आराम से जैसे समझना चाहता हूं, जैसे समझाना चाहते हो वैसे समझो। मैंने बोला SON रूल पढ़े होगे। SON रूल क्या कहता है कि S1 2 3, 1 2 3, यानी इसका यह कहना है कि 2 चीज लिखवाया था, एक था RV और एक था RS। और इसका यह कहना है RS का, किसका? RS का फर्स्ट पर्सन। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। यानी यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्ट और मैंने लिखा वर्ब, और यहां कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, और लगा दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा, बंद कर दिया। अब ये रूल क्या कहता है कि RS का, यानी इसका फर्स्ट पर्सन, यानी RS के सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होगा? अगर यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया I या फिर V। यानी RS का फर्स्ट पर्सन क्या होगा? I और V होगा। RV के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। जैसे वह कहता है कि मैं, तो मैं नहीं वह। वह कहता है कि वह कहता है कि मैं नहीं वह कहता है कि हम नहीं, वे कहते हैं कि हम हो जाएगा। बिल्कुल। यानी मैंने ये सिखाया कि ये RS है, और RS का फर्स्ट पर्सन I और V RV के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाने का मतलब यह है कि अगर यहां पर ही होगा और अगर यहां पर I है, तो I को काट देंगे और ही को उतार देंगे। अगर C होगा तो यहां पर I को काट देंगे, C को उतार देंगे। अगर यहां पर U होगा और यहां पर I होगा, तो काट के U को उतार देंगे। अब बताओ, मैंने बोला कि यहां जो रहेगा उसी को उतार देंगे, I और V आ गया तो काट के। देखो क्वेश्चन, देखो 5 सेकंड में कैसे आंसर आता है।
ध्यान से देखो, ही सेड वह कहा, सेड सेज में दिक्कत नहीं है, यहां जो सिखाना चाहता हूं सीख लो। मैंने बोला ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू कार। अब एक बात बताओ, यहां आई है तो आई को काटूंगा और यहां जो रहेगा उसको उतारूंगा। कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, आंसर है सीधा। इतना क्या सोचना, मत सोचो, टेंशन फ्री रहो। मेरे हो तो इतना सोचने का मौका दूंगा। एक क्वेश्चन की ये देखो, ही सेड आई हैव डन माई जॉब, आई हैड डन माई जॉब। अब बताओ, यहां पर ही सेड है और यहां देखो आरएस में क्या आ गया? आई, तो आई कटेगा और जो है वो उतर जाएगा। अब देखो यहां ही है, यहां ही है, ए को उड़ाया, बी को उड़ाया। अब देखो यहां आई का क्या है? माई, तो इसीलिए इसके हिसाब से यहां भी चेंज होगा। यानी आई का खानदान जहां दिखेगा उसको मिटा देना है और मिटा के क्या कर देना है? जो इसका खानदान रहेगा उसी को बढ़ा देना है। अब यहां सारी चीजों का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं आई के बारे में, अगर कंप्लीट आई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो ध्यान से देखो। मैंने बोला आई, आई सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, इसका जो पोजीशन होता है वो माई होता है, एडजेक्टिव। माइन होता है इसका क्या? प्रोनाउन। और माई सेल्फ क्या होता है? माई सेल्फ होता है इसका रिफ्लेक्सिव। मैंने बोला वी है, तो वी का क्या होगा? अस होगा। और क्या होगा? आवर होगा, आवर्स होगा। और यहां आर सेल्फ होगा, सेल्व्स। अब मेरा यह कहना है, आई का खानदान जो भी हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्ट का हो, एडजेक्टिव का हो, प्रोनाउन का हो या रिफ्लेक्सिव का हो, जो खानदान दिखा उसको निचोड़ दो। अब यहां जिसका हो, जैसे ही का अगर है तो ही का भी सेम होता है। मैंने लिखा ही, तो ही का होगा हिम, ही का एडजेक्टिव होगा हिज, ही का जो ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, ये भी हिज होता है। इसका जो सेल्फ प्रोनाउन होता है वो होता है हिमसेल्फ। अब देखो, अगर आई के खानदान का, अगर आई के यानी फर्स्ट पर्सन के परिवार का अगर सब्जेक्ट दिखेगा, इसको काट के ही वाले को लगा दोगे। अगर ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसको काट के इसके हिम होता है हिम, इसको चाप दोगे। इसको अगर ये दिखा, इसको काट के ये वाले को चाप दोगे। अगर ये दिखा, इसको लगा दोगे। लिख दिया हूं। अगर ये दिखा, इसको उड़ाओ और इसको चाप दो। बताओ कोई तकलीफ हुआ समझने में? इसको डिलीट मार दो। सर स्टेनो का एग्जाम है, 20 नंबर का आता है, पढ़ाइए। मत पढ़ो, ये आज पढ़ा रहा हूं ये तो बोलेगा ये पढ़ाइए, कल कुछ और पढ़ाऊंगा बोलेगा ये पढ़ाइए। स्टेनोग्राफर का बैच है ये। काश ऐसा कोई तरीका होता, पकड़ के निकाल के और यही दीवार में चुनवा देता इसको। यानी कहने का मतलब है कि मैं अगर फर्स्ट पर्सन को लिखा तो सारी चीजें कटेंगी, उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब देखो, यहां तो आपने ही कर दिया, लेकिन यहां माई है और यहां हिज है, तो माई भी तो हिज में चेंज होगा, इसीलिए डी आंसर है। अब देखो, अब जैसे मैरी सेड आई एम सॉरी, मैरी सेड आई एम सॉरी। आई दिखा तो आई को आई लिखोगे? नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? तो मैरी के हिसाब से लगेगा। अब एक बात बताओ, अब काटने और उतारने का मतलब क्या है? काटने और उतारने का मतलब यह है कि मैरी को, मैरी ढूंढो, डैट के बाद क्या लगाओ? मैरी लगाओ। इस तरीके से देखो, मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। मैंने बोला कि आरएस का फर्स्ट पर्सन, यानी अगर यहां आई हो या वी हो, आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। तो यहां ही रहेगा, तो ही को काट के यहां ही लिख दोगे। अगर यहां पर मैं राम लिख दूं तो क्या राम को काट के यहां राम लिखोगे? राम को काट के राम नहीं लिखोगे। नाउन में पढ़ा चुका हूं कि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज।
इंग्लिश के लैंग्वेज में किसी भी चीज का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए इस राम को काटेंगे और राम का राम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि नाउन रोक देगा। चुप, खबरदार, दोबारा से नहीं जाना, चेंज हो जाओ, प्रोनाउन में चले जाओ। तो राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही। अगर यहां पर प्रिया हो, दिव्या हो, तो दिव्या का क्या होगा? सी होगा। प्रिया का क्या होगा? सी होगा। एग्जैक्टली। अब देखो, यहां मैरी है तो मैरी होती है फीमेल, तो फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या आता है? सी आता है। बिना सोचे आंसर दे दो। 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड का 2 सेकंड में आंसर दिलाऊंगा, देखते जाओ। यानी मुझे यह समझाना था बेटा, मुझे यह बताना था कि अगर पर्सन होगा तो पर्सन के अकॉर्डिंग लग जाएगा। यानी जैसा पर्सन वैसा, यानी किसका? फर्स्ट पर्सन, तो जैसा है काटो वैसा उतार दो। क्लियर? इजी लगेगा। अब देखते चले जाओ। अब देखो, एक क्वेश्चन है और दिखाता हूं। यहां है, माई डॉटर सेड टू मी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। अब बताओ, आई है तो आई क्या है? ये आरएस का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है, तो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो माई डॉटर क्या? तो माई डॉटर एक फेमिनाइन जेंडर, तो क्या होगा? ही होगा कि सी होगा? तो सी होगा। तो सी देखो यहां है, और कहीं है? कहीं और दिख रहा है क्या? तो इसलिए आंसर है ये। बिना सोचे 1 सेकंड है, आंसर दो। पेन नहीं उठाना, अंग्रेजी में दिमाग लगाओ, सेकंड्स में आंसर। देखो हजारों बच्चों के आंसर आ रहे हैं। एक तरीका नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है, हजारों क्वेश्चन करा दूंगा। हिज अंकल, आई है, हिज है, मेल है, और मेल के लिए क्या आता है? तो ही आता है। आंसर है। बिना सोचे आंसर दे दिया। एक को लॉक कर दिया हूं, देखो ताला लगा दिया हूं। अब एक एक करके बढ़ना है हमें। अब देखो, अब मेरा कहना क्या था? मैंने आपको यही लिखवाया था, यहां पर लिखवाया था SON रूल। मैंने बोला RS का फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी रूल में क्या लिखवाया आपको कि RS का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चेंज करना सीख गए, चेंज करना सीख गए, फर्स्ट पर्सन होगा तभी। लेकिन अब मैंने बोला कि RS का सेकेंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलने का मतलब यह है कि मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा वर्ब, कॉमा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया, और मैंने ये कहा कि अगर यहां फर्स्ट पर्सन, देखो पर्सन कितने आएंगे? 3 आएंगे, 3 ही तो आएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यानी अगर पहला फर्स्ट पर्सन आए इसके हिसाब से लगा देंगे। लेकिन अगर सेकेंड पर्सन आए, क्या आ जाए? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन सिर्फ एक होता है जिसे यू कहते हैं। यानी अगर सेकेंड पर्सन आ जाए यू, तो इसको इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देते हैं। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलने का मतलब यह है कि यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आने के बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा। अब देखो, ये और ये एक जैसा नहीं लग रहा है? एक और एक के जैसा है कि नहीं? एक ही जैसा है। सर रिपीट, यही बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो ना। 1 सेकंड के लिए सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। मेरा कहना है कि RS का फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी इसका फर्स्ट पर्सन होगा, इसके हिसाब से बदल दोगे, टेंशन फ्री। लेकिन अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो मन में सवाल तो आएगा ना,
मन में सवाल तो आएगा कि सर फर्स्ट पर्सन के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन सेकंड पर्सन आ जाए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, आर का जब सेकंड पर्सन आएगा तो इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट के हिसाब। एक बात बताओ, पहले वन आता है कि पहले टू आता है? बोलोगे सर पहले वन आता है, तो पहले सब्जेक्ट आता है कि पहले वर्ब आता है? सॉरी, तो पहले सब्जेक्ट आता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है? तो बोलोगे सर पहले सब्जेक्ट आता है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब, बाद में ऑब्जेक्ट आता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब। आराम है, अभी तो तरीका बहुत सारा बताऊंगा। अब देखो, मैंने बोला कि अगर सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो इसमें और इसमें देखो कुछ अंतर पड़ा, कुछ अंतर पड़ा। बोला ना सर ये तो सेम दिख गया, एक जैसा दिख गया। तो सर फिर अब क्या करें, कैसे पहचानेंगे कौन सा आरवी है और कौन सा आरएस है? यानी कैसे हमें पता चलेगा कौन सा आरवी है कौन सा आरएस है? और इन दोनों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय हमें तकलीफ होगा, इसीलिए ग्रामेरियन ने एक रूल दिया। वो रूल क्या दिया कि अगर ऐसा आ जाए सेकंड पर्सन की एंट्री हो गई तो समझ लेना कि से को, सेज को और सेड को चेंज कर देते हैं। किसमें? तो चेंज कर देंगे से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में। ये अब बताओ, V1 है तो V1 होगा, V5 है V5 होगा, V2 है V2 होगा। यानी से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में कब बदलते हैं? जब सेकंड पर्सन आ जाता है, जब ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल खड़ा हो जाता है। इतना कर दोगे। अब कई बार क्या करता है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन लेता है टू, यानी जैसे मैंने लिखा ही सेज, अब सेज मी नहीं होगा, क्या होगा? ही सेज टू मी होगा। लेकिन ध्यान देना, लेकिन जब इसका तुम इनडायरेक्ट बनाओगे तो इसको चेंज करोगे, ही सेज है तो टेल्स, अब टू मी नहीं मी, टू मी नहीं मी। जैसे दो चार प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा यू सेड टू मी। अब यू सेड टू मी है तो इसको कैसे चेंज करोगे? तो इसको बनाओगे यू सेड है तो टोल्ड, अब टू मी नहीं मी, यू टोल्ड मी। और यहां क्या हुआ? यू सेड टू मी, सेड के साथ टू और टोल्ड के साथ टू नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कॉमन एरर में कि यहां टोल्ड टू मी कर देता है, इसी बार पूछा है, इसी बार एनडीए का सेकंड पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछ दिया। अब जैसे मैंने लिखा ही सेज टू हिम, अब इसको कैसे बनाओगे? तो ही अब सेज है तो टेल्स में, अब टू मी नहीं टू हिम नहीं, ही टेल्स हिम, ही टेल्स हर, लेकिन ही सेज टू हर, ही सेज टू यू। इतना सीख गए। टेल को, सॉरी से को टेल में, सेज को टेल्स में और यहां सेड को टोल में बदल दिए। कब? जब दूसरे सेकंड पर्सन आ गया तब, सेकंड पर्सन आ गया तब। तीसरा, अब समझो, अब पूरा इसके बारे में बताता हूं। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोला कि यहां पर अगर सेकेंड पर्सन आ गया, सेकेंड पर्सन आ गया, अगर फर्स्ट पर्सन होता तो जो ये होता उसको ये कर देते, लेकिन अब यहां सेकेंड पर्सन आ गया तो इसके हिसाब से चेंज होगा। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। जैसे मैंने लिखा ही सेज टू, ही सेज टू हर, ही सेज टू हर, ही सेज टू हर, और आगे क्या दिया? ही सेज टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर सो ब्यूटीफुल।
यू आर सो ब्यूटीफुल। अब देखो, अब कैसे बनाओगे? अब पहले समझो, यहां यू है तो यू किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। अब यहां पर हर है तो हर के क्या हो जाएगा? सी। अगर यहां हिम होता तो ही, अगर यू होता तो यू ही हो जाता, यू ही हो जाता। लेकिन अगर यहां पर देम है तो दे। इतना तो समझ में आया। अब देखो, मैंने बोला मैंने बोला ही सेज टू हर, तो बनाओगे ही। और सेज है तो किस में चेंज कर दोगे? टेल्स में। टू हर है तो सीधा हर, सी टेल्स हर। अब यहां कॉमा, ये जो हटाओ, कॉमा सोमा सब हटाओ, कंजंक्शन को लगाओ तो डैट। अब यू है तो यू के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी। सी। अब आर, अब सी है। अब देखो, ये टेंस का पार्ट है, ये आर जो है, अब ये टेंस है तो टेंस का चेंज सिखाऊंगा, तब यहां लगाऊंगा, तो इसको आगे खुला छोड़ दो, आर छोड़ दो और लिख दो सो ब्यूटीफुल। एक एक को सीखो, आराम आराम से सीखो ना बेटा। देखो, गलत काजल ने बनाया है कि ही टेल्स हर डैट सी वर ब्यूटीफुल। यहां पर बताऊंगा, धीरे 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 बताऊंगा। हाँ, अब देखो, एक बच्चे का कहना यह है, देखो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और मैं उस सवाल पर एग्री करता हूं। उसका यह कहना है, सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी के लिए चिंता का विषय है वो। सभी के लिए चिंता का विषय क्या है कि मैंने बोला है कि सर सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, फुल स्टॉप के बाद लगा दिया कॉमा। अब मेरा सवाल ये हो, यानी एग्जाम का सवाल ये हो कि सर यहां पर यू तो आया लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? हटा दिया, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो यहां पर नहीं दिया है लेकिन यू क्या कहता है कि मुझे चाहिए, मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा, उसी के हिसाब से काम करूंगा। उसी के हिसाब से काम करने का मतलब है कि फिर अपने मन से लगा लो। यहां क्या लिख सकते हो? यहां अब आई है तो आई का मी हो सकता है, वी है अस हो सकता है, सेकेंड पर्सन में यू हो सकता है, थर्ड पर्सन का हिम हो सकता है, हर हो सकता है, और दे का देम हो सकता है। अब यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अब मी लगाओगे ये भी सही है, अस लगाओगे ये भी सही है, यू लगाओगे ये भी सही है, हिम लगाओगे ये भी सही है, हर लगाओगे ये भी सही है, और देम लगाओगे ये भी सही है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट काम करेंगे। अब जहां पर नहीं हो, जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जाम में क्या करे, एग्जाम में अमूमन क्या करता है कि अगर कोई जैसे एसएससी ने एक नौकरी निकाली, एसएससी ने एक नौकरी निकाली और उसने बोला कि ये जो नौकरी है, ये नौकरी सिर्फ वही दे पाएंगे, सिर्फ वही दे पाएंगे जिनकी उम्र 20 साल है, जिनकी उम्र क्या है? 20 साल है। लेकिन एसएससी ऐसा ना करके ये कह दे कि इसमें कोई उम्र लिखे ही ना, उम्र लिखे ही ना, तो इसमें 10 साल वाला भी भर सकता है, 15 साल वाला भी भर सकता है, 30 साल वाला भी भर सकता है, 40 साल वाला भी भर सकता है। आपने रीजनिंग तो पढ़ा होगा, यहां पर सभी एप्लीकेबल हो जाएंगे, सभी माननीय हो जाएंगे, यानी इसमें सारे ऑब्जेक्ट आपके माननीय है, सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर मी लगाओगे तो आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई। अगर यहां पर यू लगाओगे तो यू के हिसाब से क्या कर, अस है तो वी करना पड़ेगा, यू है तो यू करना पड़ेगा, हिम है तो ही करना पड़ेगा, हर है तो सी करना पड़ेगा, और देम है तो दे करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर सारा काम होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, देखो देखो जरा कैसे नहीं होगा, देखता हूं, जरा आंसर देना। खुशी ने सबसे पहले आंसर दिया है। तूफान है,
सेकेंड में आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, आई। अब एग्जाम में करने का तरीका पूरा बनाना थोड़े ना है आपको, पूरा ये बनाना थोड़े ना है, एग्जाम में आंसर देना है। अब यहां यू देखा तो यू दिखने से क्या पता चला कि सर ऑब्जेक्ट क्या है, सर ऑब्जेक्ट किधर है, सर ऑब्जेक्ट इधर है, हिम है, तो ही वाला आंसर देके आंसर बढ़ जाओ आगे। क्या टेंशन लेना है? टेंशन लेने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, टेंशन से निजात दिलाने के पढ़ा रहा हूं। देखते चले जाओ। मैंने कहा कि अगर यहां यू है तो ऑब्जेक्ट ढूंढो। क्या ढूंढो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढा, हिम है तो ही चाहिए। टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री। लेकिन अगर बनाओगे तो आई टोल्ड, यानी आई सेड का टोल्ड, हिम है तो हिम, दैट ही वॉज रॉन्ग। सही है, पूरा सही है। क्लियर? नेक्स्ट देखो। अब यहां पर क्या है? यहां पर है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर लेट, ही सेड टू मी यू आर लेट। अब देखो यहां यू है तो यू के हिसाब से क्या है, यहां मी है तो मी के जब क्या दिखना चाहिए, आई दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? आई। अब देखो यहां आई है, यहां आई है, दो को काट दिया, अब बचा आई और आई। सेड का सेड ही छोड़ दिया है, टोल्ड नहीं किया, इसलिए गलत हो गया। एक बच्चे का कहना है कि सर बिना ऑब्जेक्ट का आंसर देके बताइए। बेटा बिना ऑब्जेक्ट का आंसर एक नहीं होगा, 1000 होगा। मैंने बोला अगर यहां पर मैं ये ना दूं तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू। अब ही सेड टू, यहां हिम वाला भी सही होगा तो ही यहां लगेगा। अगर यहां हर लिखूं सी वाला भी लगेगा। एग्जाम तो देगा ना आपको आंसर, एग्जाम आंसर देगा। टेंशन फ्री रहो। मैं अज्यूम करके एक बात बताया, तो यही कहना था मुझे, बस यही समझाना था आपको, मुझे यही सिखाना था आपको। बिल्कुल। अब देखो मेरा ये कहना था आपसे, मैंने यही तो बताया, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब थर्ड पर्सन क्या है भला? थर्ड पर्सन कहता है नो चेंज, यानी नो चेंज थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। यानी सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा, कॉमा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। और उसके बाद मैंने क्या बोला आपसे, उसके बाद बोला कि अगर यहां फर्स्ट हो इसके हिसाब से, अगर सेकेंड हो इसके, यहां पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैंने बोला अगर थर्ड हो तो थर्ड हो तो राम हो तो श्याम कर दोगे। जैसे मैंने लिखा ही सेज राम, ही सेज राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब बनाओगे जब इसका तो इसको लिखोगे ही, सेज का सेज, कॉमा हटा के डैट। अब राम है तो राम को ही कर दोगे, राम को ये कर दोगे। जैसे कहने के, वह कहता है कि राम बहुत अच्छा है, वह कहता है कि सुंदर बड़ी सुंदर है, तो क्या सुंदर को कुछ और बना दोगे, राम को मोहन बना दोगे, करोगे क्या? तो इसका मतलब है कि यहां आरएस का थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। आरएस के थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। इसे ही कहते हैं क्या, इसे ही कहते हैं सीपीओ कॉन्सेप्ट। अब कंजंक्शन, अब देखो 3 कॉन्सेप्ट लिखवाया था। अब 3 कॉन्सेप्ट क्या था, सी पी ओ। सी फॉर कंजंक्शन, पी फॉर पर्सन और ओ फॉर अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स का चेंज दिखाता हूं, अदर वर्ड्स का चेंज बताता हूं। सर प्लूरल रहे तब सर जैसा होगा वैसा करना है। अगर वहां पर देम है तो दे होगा। अब वहां पर जैसे बोल दिया जाए कि ही सेज टू राम एंड श्याम, और यहां पर यू कर दे,
जैसे रहेगा सिंगुलर, अब सिंगुलर क्या रहेगा, ही रहेगा, तो यहां पर ही लगाना, दोनों रहेगा। अगर बोल दे कि वह कहता है, वह व्यवहारिक ज्ञान देखो ना, वह कहता है कि राम और मोहन अच्छे नहीं हैं, तो क्या मोहन को छोड़ दोगे कि राम को छोड़ोगे, सभी को लिखोगे, सभी को, कि वह कहता है। अब देखो इसमें फर्क चेंज क्या होता है कि आप देखो व्यवहारिक ज्ञान में देखो ना, मैंने एग्जाम्पल दिया तो था, एग्जाम्पल नहीं दिया कि एक मोहन है और एक रोहन है और एक विनोद है। अब मोहन कहता है, मोहन कहता है, मोहन क्या कहता है कि तुम बहुत बढ़िया हो, मोहन उससे कहता है कि ये बढ़िया है, या फिर मोहन कहता है कि मैं बहुत बढ़िया हूं, तो वह बहुत बढ़िया है, इससे इससे क्या कहेगा कि वह बहुत बढ़िया है। मोहन रोहन से कहता है कि तुम बहुत नालायक हो, तो मोहन क्या कहता है, मोहन रोहन से, मोहन किसी और से कहता है, अब ये इससे कहेगा, इससे कहता है कि ये ऐसा है वैसा है। सर अदर वर्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बता तो रहा हूं, धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे। मैंने कहा सीपीओ में कंजंक्शन, सीपीओ में कंजंक्शन और पर्सन। अब अदर वर्ड्स कहना क्या है कि जैसे कुछ शब्द होते हैं, अब शब्द बड़ा रोल निभाता है। जैसे मैंने बोला, यहां पर लिखा दिस, अब देखो सर, एक क्वेश्चन है मेरा, लास्ट में पूछना बेटा, लास्ट में सवाल हो सकता है कि आगे आने वाले कॉन्सेप्टों का सवाल का जवाब मिल जाए। अब देखो मैंने बोला कि दिस है, तो दिस को चेंज कर देना डैट में, क्यों करते हैं ऐसा, जैसे क्यों करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे आप अगर किसी से बोलोगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपको किसी और को बताना हो कि पीएस सर ने मुझसे ऐसा बोला है, पीएस सर ने ऐसा बोला, तो मेरे लिए यह दिस है, यह है, लेकिन तुम्हारे लिए वह है, तो दिस को चेंज कर देते हैं डैट में, और दीज को चेंज कर देते हैं दोज में, दिस को डैट में, दिस को दोज में। अब ये सारे वर्ड्स हैं, देखो देखो ध्यान से, दिस को चेंज कर देना डैट में, दिस को दोज में। नाउ अभी मैं अगर बोलूं अभी, और आप जब बोलोगे किसी और को तो बोलोगे तब सर ने बताया था, तो देन, हियर यहां, देयर वहां, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ध्यान देना, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टू नाइट दैट डे, सॉरी टू डे दैट डे, और टू नाइट दैट नाइट, चेंज करते हैं। दिस का डैट, दिस का दोज, नाउ का देन, हेयर का देयर, यस्टरडे ना कह के देखो, प्रीवियस का मतलब होता है पहला, डे प्रीवियस डे, उसी दिन, यानी कि टुडे आज, डैट डे वह दिन, और वही नाइट वही रात, डैट नाइट। कौन सी बड़ी बात है, एग्जैक्टली exactly. ऐसे शब्द होते हैं। और क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला दिस तो डैट, दीज तो दोज, नाउ तो देन, हियर तो दियर, मैंने बोला कि टुडे, टुडे तो यानी उसी दिन की बात, तो डैट डे, टू नाइट डैट नाइट, लेकिन मैंने बोला यस्टरडे पीछे का दिन, तो प्रीवियस डे, मैंने बोला नेक्स्ट डे अगले दिन, तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होता है, अगला दिन। जैसे देखो मान के चलो कि ये आज का दिन है, तो आज के पहले वाले दिन को प्रीवियस मतलब पहला, नेक्स्ट का मतलब अगला, तो प्रीवियस वाले को प्रीवियस डे, और आगे आने वाले टुमारो को नेक्स्ट डे। कौन सा तूफान है, देखो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने लिखा दिस का डैट, पढ़ाया हूं ना प्रोनाउन में, कि दिस का, दिस डैट दिस दोस्त पढ़ाया हूं। जैसे मेरे लिए यह, जैसे मैं बोलूं ये जो पेन है, मेरे लिए यह पेन, तुम्हारे लिए वह पेन, ये सब पेन तो वो सब पेन, लिखो लिखो इसे।
चलो देखो अभी इसको समझ लो। जैसे आने वाला दिन है, जैसे ये आगे आने वाला दिन, इसका मतलब नेक्स्ट डे, और ये पीछा वाला दिन प्रीवियस डे। कौन सी बड़ी बात है? अगर कल के बीते हुए कल के बारे में बोलूं तो प्रीवियस डे, आने वाले कल के बारे में बोलूं नेक्स्ट डे, तो टुमारो का क्या होगा? नेक्स्ट डे। अगर मैंने बोल दिया इसके एक दिन बाद और, इसके एक दिन बाद और, तो 2 days लेटर, आज से कितना दिन? एक दिन, 2 दिन, 2 दिन के बाद। अगर मैं बोल दिया 2 days बिफोर, तो यानी पीछे वाले से एक दिन और पहले, तो आज से दूसरे दिन, तो 2 days बिफोर। 2 days लेटर मतलब बाद में, और बिफोर मतलब पहले। अब देखते चले जाओ, 5 सेकंड में बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। उठा लेना, आज से क्वेश्चन उठा लेना प्रीवियस ईयर का सारा, सीजीएल, सीपीओ, एमटीए, जितना हो, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जितना हो उठा लेना। भारत की कोई भी किताब उठा लेना, और देखता हूं क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। अब ये हो गया क्लियर। अब देखो बैंक वैंक सब सब उठा लो, सब बैंक बैंक सैंक सब उठा लो। अब एक बात बताओ, मैंने बोला आपसे, मैंने ये कहा कि आज का ये दिन है, चलो अब देखो, जैसे मैंने बोला ये आज का दिन है, और आज के दिन से अगर मैं बोलूं कि पहले वाला दिन, पहले वाला दिन बोला, तो इसके पहले वाले दिन का मतलब क्या है? प्रीवियस। पहले पहले का क्या मीनिंग आ रहा है? प्रीवियस। तो यस्टरडे बोलू, लास्ट डे बोलू, तो मैंने बोला प्रीवियस, तो अगर डे होगा तो प्रीवियस डे, अगर नाइट होगा तो प्रीवियस नाइट, अगर मंथ होगा प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर होगा प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक होगा प्रीवियस वीक। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? बस देखते जाओ, देखते जाओ, सब सब होगा। मैंने बोला कि प्रीवियस के लिए मैंने लास्ट के लिए वर्ड निकाला प्रीवियस, तो डे अगर होगा तो प्रीवियस डे कहूंगा, नाइट होगा तो प्रीवियस नाइट कहूंगा, मंथ होगा तो प्रीवियस मंथ कहूंगा, प्रीवियस ईयर होगा, अगर प्रीवियस ईयर कहूंगा लास्ट ईयर को, अगर लास्ट वीक होगा तो प्रीवियस वीक कहूंगा। समझ में आया? हाँ, बहुत छोटी बात है, लेकिन लड़का डरता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए क्या होगा? तो नेक्स्ट के लिए होगा फॉलोइंग। कैसा फॉलोइंग? तो नेक्स्ट डे है तो फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ है तो फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट नाइट है तो द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट ईयर है तो फॉलोइंग ईयर। अब जो बोलना हो, देखो इसमें सारी चीजें जोड़ सकते हो। जैसे पहले मैंने बोला कि लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे। आपको कहना लास्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर कहना है द प्रीवियस सेमेस्टर। मैंने बोलू लास्ट डिकेड, लास्ट दशक, कौन सी बड़ी बात है? द प्रीवियस डिकेड। लास्ट सेंचुरी, प्रीवियस सेंचुरी। अब उसी में क्या कर दे, ये ऐसे कर दे, नेक्स्ट कर दे, तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा? द फॉलोइंग सेंचुरी, द फॉलोइंग डिकेड, द फॉलोइंग मंथ को सब चाप दो, सब आएंगे। मैंने बोला नेक्स्ट बॉय, अब बॉय कर दिया तो द फॉलोइंग बॉय। मैंने बोला नेक्स्ट गर्ल, द फॉलोइंग गर्ल। सब तो वही है, रटने उठने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, समझा करो, मैं समझाने वाला। अब एक बात का ध्यान दो, मेन चीज आ रहा है। अब मैं अब यहां से वर्ब की तरह रुख कर रहा हूं, एक को समझा दिया, अब वर्ब की तरह रुख कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लो। जब मैं आपको कराया था इज, एम, आर, तो उसी टाइम इशारा कर दिया था कि इसको ध्यान से रखना, ध्यान से लिखना। अगर इज, एम, आर है तो चेंज किसमें होगा? वॉज वर्ब में। इज, एम, आर अगर होगा तो वॉज वर्ब में, विल होगा तो वुड में, सैल होगा तो शुड में, कैन होगा तो कुड में, और मे होगा तो माइट में। यानी विल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड, और मे का माइट। और इज, जैसे ही इज अ बॉय तो हो जाएगा क्या? ही वॉज अ बॉय। इतना समझो। ये दूसरा चीज है, इसको स्पेशल पढ़ाऊंगा, ये अलग से आता है। मेन फोकस करना है किस पर? तो विल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। और मुझे लगता है कि इसमें फोकस करने की कोई बात नहीं है, आपके जिद्दो जहन में ये बात जा चुकी है।
अब देखो, अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया, इसको रिकॉल कर रहा हूं। मैंने बोला सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक बात बताओ, एक एक चीज को आप बताते चले जाओ। मैंने बोला इस कंजंक्शन को हटा दो, बताओ हटाना सीख गए? सर सीख गए। मैंने बोला इस सब्जेक्ट पर क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट पर्सन आ सकता है, सेकंड पर्सन आ सकता है, थर्ड पर्सन आ सकता है। तो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर यहां ऑब्जेक्ट भी लाना पड़ेगा, और सेकंड पर्सन आए ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन आए तो सेम थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी कंजंक्शन का यूज, सी फॉर कंजंक्शन, पी फॉर पर्सन और ओ फॉर अदर वर्ड्स, तीनों का यूज सिखा दिया। अब देखो, अब क्या बच गया है? तो बच गया है यहां का वर्ब और यहां का वर्ब। ये लॉलीपॉप है, ये मजाक है ये। देखो अभी थोड़ी देर में सारे अकल ठिकाने लग जाएंगे। जो इतना दिन से जो समझ में नहीं आ रहा था, वो सारे सारे सनसनीखेज खुलासा कर दूंगा, वो सारे राज खोल दूंगा जो आज से आपने कभी देखा नहीं होगा। उन सारे राज को पर्दाफाश कर दूंगा जो टीचर आपसे छुपाता है, किताब आपको समझाता नहीं है। देखो कैसे। मैंने बोला, मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान से देखो, आप ही खुद बोलना कि क्या क्या आएगा। मैंने बोला सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब होता है टेंस, ये बता चुका हूं। वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस। अब अगर मैंने ये कहा, मैंने ये आपसे कहा कि अगर ये वर्ब किस किस का हो सकता है, किस किस का हो सकता है, तो वर्ब तीन ही प्रकार के हैं, टेंस तीन ही प्रकार के हैं। तीन ही प्रकार के कौन कौन से? तो एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। यही तो है तीन प्रकार के वर्ब, यही पढ़ते हो। मैंने कहा कि जो प्रेजेंट, देखो पर फ्यूचर नाम का कोई टेंस वेंस नहीं है, यानी फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं है। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, यही दो है। इसका मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि अमेरिका ने जब जापान पे हमला किया, जब जापान को जितने सारे जो जापानीज थे उन पर लिटिल बॉय और फैट बेबी पता नहीं क्या क्या था, नागासाकी हिरोशिमा में उड़ा दिया सबको। उसके बाद उसने एक नियम क्या बनाया कि तुम सेना नहीं रखोगे, सेना तुम्हारी जिम्मेदारी मैं रखूंगा, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। इसका मतलब कि अमेरिका जहां जाएगा वहां जापान अपने आप चला जाएगा। यानी अमेरिका मेन है, जापान तो नाम के लिए है। लिटिल बॉय और पता नहीं लिटिल फैट बेबी, हाँ 6 अगस्त 9 अगस्त इतना पता है। मेरा कहना दूसरा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां अमेरिका जो करेगा जापान को वैसा ही करना पड़ेगा। यानी यहां कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट जैसा करेगा फ्यूचर वैसा ही करेगा। अब यहां कहना मेरा है, मेरा समझाना, इस चीज को इतना घुमा फिरा के क्यों बताया कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। मेरा कहना है कि अगर यहां पर प्रेजेंट हो, अगर यहां पर फ्यूचर हो, और फ्यूचर अपने आप चला आएगा, जहां जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट जाएगा उसी डायरेक्शन में फ्यूचर जाएगा। अगर यहां का वर्ब, यहां आरवी वाला वर्ब प्रेजेंट का हो, आरवी वाला वर्ब फ्यूचर का हो, तो इसके स्ट्रक्चर में नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब यह है कि अगर ये सब्जेक्ट के बाद V1 V5 ऑब्जेक्ट हो तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। यहां सब्जेक्ट के बाद अगर V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट हो ऐसे ही रह जाएगा। यहां सब्जेक्ट के बाद अगर हैज प्लस V3 है तो ऐसे ही रहेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 है तो ऐसे ही रहेगा। यानी ये जैसे है वैसे ही रहेगा, किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का मतलब यह है कि ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मैंने लिखा यू, मैंने लिखा ही, या फिर आई कर दो, आई
एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ही सेज, वह कहता है, आई एम अ टीचर कैसे बनाओगे? तो ही, सेज क्या है? प्रेजेंट का है तो सेज में रहेगा, यू नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता? यू नहीं है, नहीं तो फिर इसको टेल्स में चेंज कर देते। यानी कहना यह है कि ही सेज, कॉमा हटाओ, ये सब डायरेक्ट लगाओ। अब आई है तो ही हो जाएगा। अब एम किसका? प्रेजेंट का। और तो जैसा अब एम है तो क्या एम लिख दोगे? ही एम कर दोगे? तो नहीं, ही के लिए क्या आता है? इज आता है। तो ही इज अ टीचर। सॉरी, कौन सा तूफान है? अब देखो, नालायक, टीएस कोई है और एक काजल भी है, समझ लो, हाथी के पांव तले कुचलवा दूंगा। याद रखना इस चीज को। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, इतना मेहनत समझा रहा हूं वज लगाने के लिए। मैंने क्या आपसे कहा कि अगर ये प्रेजेंट का है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यहां एम है तो एम नहीं करोगे, लेकिन इज एम आर में से ही आएगा। एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखा है एम, मैंने लिखा है आर, और मैंने लिखा इज, तो इसी में से तो कुछ लोगे ना, तभी तो चेंज नहीं कहेंगे। मैंने लिखा यहां पर क्या? मैंने लिखा यहां पर वॉज, मैंने यहां पर लिखा वर, कोई चेंज नहीं होगा। या तो वॉज लोगे या वर लोगे। मैंने लिखा यहां पर क्या? मैंने लिखा डू या डज, यही होगा। मैंने यहां पर लिखा हैज और या फिर हैव, तो इसी में से तो कोई ना कोई लोगे। अगर मैं बोलूं, अगर मैंने ये कहा कि यहां पर एम को हटा दिया और इसकी जगह पर वॉज को लगा दिया, वॉज को लगा दिया, तो फिर यहां क्या करना पड़ेगा कि इज को ना लगा के यहां ही के साथ वॉज आ सकता है, इसलिए आया। यहां आ सकता है इसलिए आया। अगर यहां पर वॉज है तो उसका मतलब ये वॉज नहीं आएगा, लेकिन हां आएगा इसी में से, आएगा इसी में से, आएगा इसी में से। समझ में आया? हाँ, पास्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जैसे अगर यहां पर मैं, अब देखो सेंटेंस पूरा नहीं बन पाएगा। मैं अगर यहां पर लिखा, अगर यहां पर मैं हैज को लिखा, अगर आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हैव लगता है। ध्यान देना, ये मत बोल देना कि सर एक सेंटेंस गलत लिखे हो। मैं समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर हैव लगा है तो क्या ही के साथ भी हैव लगा दोगे? नहीं लगाओगे, लेकिन लगाओगे इसी में से, या तो हैज या तो हैव। तो क्या आता है? तो ही के लिए हैव नहीं, ही के लिए हैज आता है। तो ये बताना चाहता हूं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने ये सिखाया आपसे, ये मैंने आपको ये सिखाया, हमने ये सीखा कि अगर प्रेजेंट का है, देखो फ्यूचर को बस लिखा हूं, लेकिन मैंने पहले भी बता चुका, मैंने पहले भी बता दिया आपसे कि फ्यूचर वहीं जाएगा जहां प्रेजेंट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट का ही कौन है? गुलाम है ये। प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट के रहम पे चलता है ये। तेज का टेल्स इसलिए नहीं क्योंकि यू नहीं है बेटा। जब तक यू नहीं रहेगा तो चेंज ही नहीं करोगे। ऑब्जेक्ट भी चाहिए उसके लिए। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट के आने से, अगर यहां पर यू होता तो ऑब्जेक्ट आना पड़ता, और ऑब्जेक्ट जैसे आएगा वैसे चेंज कर दोगे। जैसे मेरा कहना इतना है कि देखो आरवी अगर है, अगर आरवी है यहां पर, मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तब इसको सेज को टेल्स में, सेज को टेल्स में, और उसके बाद टेल्स में और टेल में और टोल्ड में चेंज करोगे। अभी क्या पढ़ा रहा हूं? अभी पढ़ा रहा हूं कि चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टेंस। अब देखो मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कॉमा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। क्यों नहीं हो रहा है? अरे इतना मत समझो ना। आप अगर हिंदी में बोलते हो क्या कि वह कह रहा था, वह कह रहा था कि वह पढ़ाई करता है, वह कहता है, क्योंकि ये क्या होता है, देखो बताता हूं आपका ना, आपका क्वेश्चन सही होता है, और ऐसा है नहीं कि मैं किसी सवाल का जवाब ना दे पाऊं। मैं इसको अहंकार और
उसमें नहीं कह रहा हूं, स्वाभिमान में नहीं कह रहा हूं। अभिमान स्वाभिमान दो चीज है। अभिमान अच्छी चीज है, स्वाभिमान पता नहीं एरोगेंट कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। मेरा कहना इतना है कि जब भी हम प्रेजेंट का एक्शन पढ़ते हैं तो प्रेजेंट के एक्शन को कहते हैं फिक्स एक्शन। क्या होता है? फिक्स होता है, और फिक्स कभी चेंज नहीं होता है। यानी यह कहना है इसका कि प्रेजेंट है, फिक्स में होगा, और फिक्स का मतलब है कि जो पहले था वो पहले ही रहेगा, जो आज है वो फिर भी रहेगा, आगे होने वाला है वो होके रहेगा। यानी जो हुआ था काट नहीं सकता है कोई। पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 26 अप्रैल 1526 को, जो भी है, यानी कि पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। चेंज काट दोगे? काट दोगे? मैं पढ़ा रहा हूं अभी, काट दोगे? मैं ये काम करूंगा या ये काम होगा, काट दोगे? यानी फिक्स एक्शन को दिखाता है ये। और फिक्स एक्शन को क्या कहते हैं? कि ये चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए चेंज नहीं होता। तुम्हारे सवाल का जवाब है ये 21 अप्रैल, हाँ 21 अप्रैल 1526 को। इसलिए आपने सवाल पूछा ना कि सर क्यों नहीं होता, उसका जवाब था। अब सुनो, अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, एक बात जरा बताओ, कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है कि यहां पर वर्ब लिखा है, अगर यहां पर वर्ब है तो एक पॉसिबिलिटी कहती है कि प्रेजेंट का होगा, एक पॉसिबिलिटी कहती है फ्यूचर का होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह भी तो कहती है कि पास्ट का होगा। इसको काट सकते हो सकता है कि पास्ट का भी हो सकता है, यानी पास्ट का भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पास्ट का ये होगा तो क्या करेंगे? ये वाला रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में चला गया तो फिर कैसे बनाएंगे सर? फिर कैसे समझाएंगे? देखो समझो, लॉलीपॉप है, मजाक है ये। यानी कि अगर ये पास्ट का होगा तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल पास्ट। उल्टा एकदम चल दो, ठीक उसके विपरीत चल दो। जैसे अब इसका मतलब है अगर पास्ट का होगा तो आरवी अगर पास्ट का हो गया तो एक बात बताओ कि मैंने लिखा यहां पर सब्जेक्ट के बाद V1 V5 ऑब्जेक्ट, तो इसका एग्जैक्ट पास्ट क्या होगा? इसका एग्जैक्ट पास्ट क्या होगा? तो होगा सब्जेक्ट के बाद V2 और V2 के बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद अगर यहां पर मैं इज, एम और आर लगा दूं और उसके बाद V4 कर दूं, ऑब्जेक्ट लगा दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको क्या कर दोगे? सब्जेक्ट के बाद वॉज, सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? अब ऐसे ही सेम है, मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद हैज, हैज हो सकता है या हैव होगा, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोला कि इसको चेंज करोगे तो क्या कर दोगे? यानी इसका उल्टा पास्ट चल जाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस V3 है तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने बोला कि यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव और उसके बाद लगा दिया बीन, ये क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बना दो सब्जेक्ट के बाद हैड कर दो, यानी ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा तूफान है? तूफान है, बोलता हूं ना लॉलीपॉप है। अब इससे आपके हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जाओ आज प्रैक्टिस कर लेना। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा बेटा कि यहां सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी V4। यहां देखो प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा तूफान है? एक बार कमेंट करना, समझ में आया? कल तो क्लास नहीं होगी सर,
काहे भाई, काहे नहीं होगी कल क्लास? कल शादी थोड़े ना है मेरी। यस सर, यस सर। 100% समझ में आया। एग्जाम्पल, इस पर तो पूरा का पूरा एसएससी टिका हुआ है, इसका खुलासा कर दिया, सनसनीखेज खुलासा कर दिया हूं इसका, एसएससी टिका हुआ है, इस पर टिक गया है पूरा एसएससी। यानी समझ लो, ये समझ गए क्वेश्चन की धजिया उड़ा दोगे, मार्केट में तूफान मचा दोगे, कोई टिकेगा नहीं आपके सामने, कतई जहर है। अब देखो, एक बात बताओ, मैंने ये समझाया इसको बता रहा हूं। क्या बताया मैंने? कि यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट किया। मैंने ये कहा कि अगर ये प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? V1 लगेगा, V5 लगेगा, यही तो पहचान है, पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां बोला कि यहां सेड होगा, एक बात समझो, छोड़ो पहले इसको, मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद V1 होने का और V5 होने का पहचान है कि प्रेजेंट है, यानी सब्जेक्ट के बाद V1 हो, V5 हो। अगर इसके बाद हो सके ऑब्जेक्ट है या ना हो, छोड़ दो इसे, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब एक बात बताओ, एक बात समझाओ कि मैंने यहां सब्जेक्ट दिया, उसके बाद वर्ब दिया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया। अब इसको हटाने का तरीका है डैट लगाओ, और यहां अगर सेज है तो यहां सेज रहेगा, लेकिन ये जितने हो सकते हैं उतने होंगे, जितने हैं उतने हो जाएंगे। कैसे? यहां प्रेजेंट का भी हो जाएगा, यहां पास्ट का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। क्लियर? वैसे ही मैंने यहां पास्ट कर दिया, क्या कर दिया? पास्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ टीचर। देखो मैंने क्या लिखा है कि ही सेड ही इज अ टीचर, ही सेड ही इज अ टीचर। अब देखो मैंने लिखा ही, सेड का क्या लिख दिया? सेड का लिख दिया सेड। पास्ट है कि नहीं? बताओ ये पास्ट है कि नहीं? ही सेड लिख दिया। अब देखो ही है, अब ही से पहले कंजंक्शन को हटाओगे तो क्या लिखोगे? डैट लगाओगे। अब ही का ही लिखा, लेकिन यहां इज है, इज प्रेजेंट, तो लिखवाया था तो वॉज। ही है यानी ही है तो वॉज लगेगा, यानी यहां इज है तो वॉज। ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर। बन गया नरेशन। कौन सी बड़ी बात है? अगर यहां रहता कि ही इज अ टीचर है। अब एक बात मुझे समझाओ। अब समझे सर? बिल्कुल समझ में आ गया। लगा रहे थे ना वॉज कब लगेगा। अब ध्यान देना एक चीज। क्या ध्यान देना? ध्यान समझो। जैसे मैंने वॉइस में आपको ट्रिक दिया था, सेम ट्रिक दे रहा हूं इसमें। 5 सेकंड में करने का ट्रिक सुनो। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट का है और एग्जाम में पूछा है इनडायरेक्ट, तो देखना कि यहां पर वर्ब क्या है। अगर इज हो, किसको ढूंढोगे? वॉज को। किसको ढूंढोगे? वॉज को। यानी इज दिखा, वॉज को ढूंढो, आंसर दो, चाप दो, हटा दो, मिटा दो दूरिया उनकी सबकी। यानी इज दिखा, वॉज, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, देखो इसको मैं ना, अब ये मत बोलना कि सर सेंटेंस ही गलत है, ये मैं समझाने के लिए, ये पॉइंट समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैंने कहा कि यहां पर अगर हैज दिख गया तो, हैज दिख गया तो क्या करोगे? पास्ट कर देना हैड। क्या कर दोगे? हैड। हैज दिखा तो हैड, ट्रिक लिखते चलो साथ में। यहां हैज दिखा तो हैड, हैज होता है प्रेजेंट, हैड होता है पास्ट। क्लियर? अब देखो मैंने कहा यहां पर क्या दिख जाए? यहां पर दिख जाए V1। V1 क्या बना दोगे? V2।
दिख जाए V5, क्या बना दोगे? V2। पास्ट वाला ही ज्यादा पूछता है, ये इसीलिए इसीलिए ये बता रहा हूं। क्लियर? अब देखो, अब देखना, अब क्या हो, प्रेजेंट का बना लिए, पास्ट का बना लिए। जैसे अगर होता कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो हो जाता कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल। यू आर डूइंग योर जॉब, तो क्या यहां पर कर दे, यहां पर ही है तो इज लगा दे, V4 लगा दे, तो यहां वॉज लगा के V4 लगा देना। यहां वर भी लग सकता है, तो डिपेंड करेगा इस पर, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब एक बात समझाओ, अब एक बात बताओ, आपने यहां देखा कि जितना भी चीज लगाया मैं, हां, जितना भी चीज मैं लगाया वो सब प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का था। V1 किया, V5 किया, प्रेजेंट का था। V2 में चेंज किया, इज किया, वॉज में चला गया, हैज किया, हैड में चला गया। लेकिन लेकिन अब एक बात बताओ, क्या हो कि जब ये वाला एरिया, जब ये वाला एरिया प्रेजेंट ना हो, पास्ट हो? ये भी तो हो सकता है ना। सवाल तो ये भी मन में आएगा कि सर ये बात बताइए, अपने प्रेजेंट को बता दिया, हो सकता है पास्ट हो जाए। यानी कहना यह है कि मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा कर दिया। यहां तो प्रेजेंट का था तो नो चेंज, फ्यूचर का था तो नो चेंज। लेकिन अगर यहां पास्ट है तो यहां का अगर प्रेजेंट रहेगा तभी तो चेंज करेंगे। प्रेजेंट को चेंज कर दिए पास्ट में, इज था वॉज, हैज था हैड, V1 था V2। लेकिन क्या हो जब यही पास्ट हो जाए, यही क्या हो जाए, पास्ट हो जाए। यानी यहां भी पास्ट, ये सबसे एडवांस लेवल है, यहां भी पास्ट हो जाए और यहां भी पास्ट हो जाए। प्रोबेबिलिटी ये भी तो बनती है। अब यहां पर जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसको सुनो, यहां कुछ नहीं करना है। एक बात बताओ, पास्ट में होते हैं सब्जेक्ट के बाद V1, सॉरी V2 हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद यहां क्या होगा, वॉज या फिर वर होगा। यानी ये हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, सिंपल पास्ट, और ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है इसलिए अच्छा लग रहा हूं। एक बात बताओ, अब इसको चेंज करोगे तो ध्यान देना, अब ये पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा बनाते हैं। यानी ये पहला है, उसका तीसरा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वॉज वर है तो इसको बनाते हैं क्या, सब्जेक्ट के बाद वॉज, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो है, सारा नरेशन समाप्त हो गया। एक लेवल का नरेशन जो है वो समाप्त हो गया। अब बनाना, अब जितना बनाना हो बनाओ। आज से जाओ और जाके बनाओ क्वेश्चन, आज से जाओ क्वेश्चन बनाओ। कोई भी किताब लो, कुछ भी उठाओ और जाके क्वेश्चन बनाओ। आप देखो क्वेश्चन बनता है कि नहीं। बवाल दिख रहे हैं सर, क्या क्या बोलता रहता है। अच्छा, शोभा का कहना है सर समझ में नहीं आ रहा है। शोभा एक काम करो, मार्केट में जाओ और चूहे मारने की दवाई मिलती है, चूहे मारने की दवा लाओ, उसको खा के सो जाओ, तो फिर समझ लो कि जीवन में तुम्हारे कुछ है नहीं।
जीवन में कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा यही कहना है कि जो यहां नहीं समझा, भारत में कोई जन्म नहीं लिया जो उसको समझा सकता है। दिखाऊंगा इससे क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाऊंगा और देखना कि क्वेश्चन कैसे बनता है। हलवे की तरह, लॉलीपॉप की तरह क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन अब स्टार्टिंग से नहीं देखोगे। अब एक बात बताओ बेटा, मेरा यह कहना है कि जिसको प्रेजेंट का नहीं पता पास्ट कैसे आएगा? इसका प्रभाव एक नहीं है, वर्ब का भी प्रभाव है। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, काहे परेशान हो। यस सर, यस सर, 302 लग जाएगा। हाँ ये भी बात सही है। सब दे दूंगा, पीडीएफ में कुछ है। पास्ट परफेक्ट का नहीं बनता है ना, पूछेगा ही नहीं। अब किसी का कहना है, एक बात बताओ, किसी का कहना है कि सर हैड हो, सब्जेक्ट के बाद हैड है, हैड के बाद V3 है और V3 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? एक बात बताओ, इसको इसी में से कहीं से लेंगे हम? तो ये बुक है, ये बुक है, तो बचा क्या? इसीलिए नहीं बनेगा। मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद हैड है और हैड के बाद अगर हैड बीन है ना, बीन है प्लस V4 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? नहीं बनेगा। सर प्रोफेसर लग रहे हैं चश्मा की वजह से। लो भाई, कल प्रैक्टिस कराऊंगा इसका, कल दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। 2 घंटे का टाइम है, 1.5-2 घंटे का टाइम है, प्रैक्टिस कराऊंगा। सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने देखो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वॉइस से क्वेश्चन 4-5 सेकंड में करना सिखाऊंगा। मैं ये भी वादा कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को भी 4-5 सेकंड में करना सिखाऊंगा, बस देखते जाओ। इंटेरोगेटिव का बताऊंगा, इंटेरोगेटिव अलग से पढ़ना है। इंटेरोगेटिव जो है वो अलग से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव क्या है कि इंटेरोगेटिव में आपको आता है जो कंजंक्शन है। जैसे कंजंक्शन क्या है, आपने ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप और इसको हटा के क्या लगाया? तो डैट, नॉर्मली डैट लगाया। अब जब आप इंटेरोगेशन वाला बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे आप, तो यहां पर या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। इफ या वेदर, ज्यादातर 90% इफ आता है, 10% वेदर आता है। लेकिन अब इंटेरोगेटिव व्हाट से भी हो सकता है, WH से भी हो सकता है। तो सेम WH, ये क्या सेम WH आ जाएगा, सेम WH। जैसे व्हाट है तो कंजंक्शन होगा व्हाट। जैसे मैंने बोला कि व्हाट है, जैसे पूछा कि उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट सेम आ जाएगा, व्हाट योर नेम इज, व्हाट का व्हाट। ये तो अलग से कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको जितना बताया, किसी भी किताब को उठा लेना, देखना सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो आई होप जितना सिखाया एक लेवल, क्योंकि एक लेवल के पढ़ने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। नहीं कहते ऊपर से जा रहा है सर, ऊपर से। हाँ, वो इसकी पीडीएफ डलवा देता हूं। चलिए, आई होप जितना सिखाया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। खुश रहें, आबाद रहें। आपको दिल से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद।